तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो नेशन होता है उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। तो इसको थोड़ा स्लाइड में पढ़ाने की ज़रूरत थी तो इसलिए मैं स्लाइड ले आया हूँ। तो हम लोग कैसे विजुअलाइज़ करते हैं किसी भी नेशन को। तो क्या हम लोग बात करें कि हाउ डज़ वन गो अबाउट अ फेस टू अ नेशन। तो एक नेशन को, एक कल्चर को हम लोग फेस कैसे दे सकते हैं। तो इसकी हम लोग पेंटिंग बना सकते हैं, उनको लोग गाने बना सकते हैं। जैसे ये आपको पिक्चर में कहीं के प्रिंस दिख रहे हैं आपको, तो कहीं किसी कंट्री के ये राजा हैं, तो एज़ अ नेशन उन्हें, एज़ अ नेशन इनका चेहरा देख के क्या कर दिया गया है, एक कंट्री बना दी गई है। तो वैसे ही हम लोग बात करें कि जो आर्टिस्ट होते हैं, 18 जो आर्टिस्ट थे 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी में, उन्होंने एक पर्सोनिफिकेशन का एक तरीका ढूँढा। जैसे हमारे देश की बात करें, तो भारत माता की आप लोगों ने जो ₹2 का सिक्का देखा होगा पहले, जो 90s के बच्चे होंगे, उन्हें पता होगा पहले हमारे यहाँ पे ₹2 का सिक्का चलता था। उसकी में उसमें भारत माता की पिक्चर बनी रहती थी। तो ये एक ऐसे ही अलग-अलग तरीके होते हैं, अपना जो देश को ऐसा माता का तौर पर रिप्रेजेंटेशन देने का। तो वो जो पेंटर्स का काम होता है, तो वो बहुत अच्छी बखूबी उन्होंने 18-19 सेंचुरी में वहाँ पे भी किया। अभी हम आपको पिक्चर भी दिखाएँगे। तो यहाँ पे क्या किया गया, नेशंस वर पोर्ट्रेड एज़ अ फीमेल फिगर। जैसे यहाँ पे मेल फिगर दिखाया जा रहा है आपको इन प्रिंस का, वैसे ही वहाँ पे फीमेल फिगर को दिखाया गया था। हम लोग बात करें और उनके बारे में भी हम लोग और बात करेंगे। इट्स सॉट टू गिव अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन कॉन्क्रीट फॉर्म। तो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को फॉर्म दे दिया गया था, यानी कि एक ऐसा सिंबल। जैसे हम लोग बात करें कि जैसे भूत, तो एक्चुअली हमने कभी, सही बताऊँ तो भूत का कोई या भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं होता है। वो तो जैसे कि हमें पता है कि हम लोग उनको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की तरह मान लेते हैं। इंडिया में पहले तो पेंटिंग पहले बहुत चलती नहीं थी, तो बाद में धीमे-धीमे पेंटिंग आने लगी। राजा राम मोहन वर्मा के बाद से ही हम लोग बात करें, पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ हुई इंडिया के अंदर, तो फिर हम लोग अलग-अलग तरीके से गॉड को डिपिक्ट करने लगे। तो वरना ऐसा नेचर गॉड तो हर जगह एग्ज़िस्ट करते हैं, और गॉड का कोई शेप नहीं होता है। वो तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वो अपने हिसाब से देखने की, पर्सीव करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही कंट्री को, ऐसा नेशन को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लाया गया। फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ नेशन। तो एक रिप्रेजेंटेशन बन गया नेशन का, क्या फीमेल्स को बना दिया गया। जैसे हम लोग बात करें कि अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलेगरी का इस्तेमाल किया अपने आइडियाज को, मतलब के लिबर्टी को, जस्टिस को, रिपब्लिक को शो करने के लिए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जो पिक्चर दिखाई थी, तो वो मतलब फीमेल थी, वो लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी। दीस आइडिया वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल। तो इनको पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या सिंबल्स के थ्रू हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। जैसे टोपी प्लस चेन्स ये दिख रही हैं, तो ये लिबर्टी को शो करती हैं। ये आंख बंद करी हुई फीमेल, ये जस्टिस को शो करती है। और जो पेस्टिज सिंबल है, तो ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे एलेगरी ऑफ फ्रांस को दिखाया गया है, मरियाना को रूप में दिखाया गया है। तो ये वहाँ का पॉपुलर नेम था, तो वहाँ के आर्टिस्ट ने सोचा कि एक मरियाना नाम का स्टैचू बना दिया जाए। इसे लोग एज़ अ फ्रांस की तरह देखेंगे, मदरलैंड की तरह देखेंगे, जैसे कि हम लोग बात करें। अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन। तो एक नेशन की तरह इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो आप लोग ऊपर इनके सर के ऊपर हेड देख रहे होंगे, जो अभी हमने बात की। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोस ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। रेड कैप, ट्राई कलर, तो जैसे कि हमने देखा ट्राई कलर सिंबलाइज करता है। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से सिंबलाइज किया गया है। स्टैचू ऑफ मेरीन वॉज erected in a public square to remind the people public of a nation symbol and unity and pursued them identify with them। यानी कि एक स्क्वायर के पास में इनकी स्टैचू लगा दिया गया, जिससे कि लोग ये समझ पाए कि हमने क्या किया, हमने कितनी मेहनत करके अपने देश को यूनिफाइड किया है, और हम लोग एक नेशन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका सिंबल यही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इनकी जो पिक्चर्स थी, वो हम लोग बात करें कॉइन्स में, स्टैम्प्स में लगाई गई, जिससे कि हम लोग बात करें कि लोगों को ये पता चले कि हम लोग क्या है, एक नेशन कंट्री हैं, एक रिप्रेजेंटेशन की तरह दिखाया गया। जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी, जैसे कि हम लोगों ने पेस्ट सिंबल्स की बात की, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है वो पिक्चर, मतलब पोस्टेज का। तो इसमें मैंने व्हाइट बोर्ड में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना था, इसलिए मैंने सोचा कि इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है? तो जैसे एलेगरी ऑफ जर्मनी बनाई गई, तो जर्मेनिया बनाई गई। जैसे अभी हमने फ्रांस की बात की थी, वैसे ही जर्मेनिया बनाई गई। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया क्राउन्ड ओक ऑफ लीव्स एज़ अ जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज़्म। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि यहाँ पे शायद मैंने एक पिक्चर डाली नहीं जिसमें इनकी एक्सप्लेनेशन लिखा था। पहले मैं वो निकाल लूँ पहले? तो ये रही गाइस वो हम लोग बात कर रहे हैं स्लाइड। तो जैसे कि ब्रोकन चेन्स क्या दिखाती हैं,
कि हम लोग फ्री मतलब फ्रीड वगैरह हैं, कोई हमें कोई पकड़ नहीं रहा है। और ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, तो यहाँ पे आपको सीने पास में क्या दिख रही होगी, ईगल दिख रही होगी। तो ये क्या सिंबलाइज करती है, ये सिंबलाइज करती है स्ट्रेंथ, शो करती है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। तो यहाँ पे ये ओक लीव्स की क्राउन पहने हुए हैं। तो ये क्या कर रही है, तो ये शो कर रही है क्या, हीरोइज्म को शो कर रही है। स्वॉर्ड का कर रही है, रेडीनेस टू फाइट, यानी कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये साथ में है, लड़ने के लिए तैयार है। ऑलिव ब्रांचेस अराउंड द स्वॉर्ड, तो विलिंग टू मेक पीस, तो यानी कि हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसमें ये ब्रांचेस के ऊपर, स्वॉर्ड के पास में जो ब्रांचेस हैं, ये शो कर रही हैं कि हम लोग शांति समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि ब्लैक एंड रेड गोल्ड ट्राई कलर, ये क्या है, ये देखिए। तो ये क्या है, ये क्या है, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, यानी कि ये 1848 के बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी। तो उसमें जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उनका उनके फ्लैग्स हैं। और बैंड है किसके, ड्यूक्स के, यहाँ पे अच्छे से नहीं आ पाई, ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट्स के, ठीक है। और जैसे यहाँ पे पीछे से कुछ राइजिंग सा हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रोशनी सी निकल रही है। तो ये न्यू एरा के जे के बता रहे हैं कि नए एरा की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे करके हम लोग बात करें, डिपिक्शन हुआ है इन इमेज के थ्रू, क्लियर। तो ये सिंबल्स हैं और ये इनकी मीनिंग्स हैं। तो अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म के बारे में। तो ये क्या होता है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यानी कि अंतर क्या है, इनको समझ लेते हैं। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट, यानी कि जो नेशनलिज्म था, अब इसने जो अपने आइडियलिस्टिक करेक्टर्स थे, सेंटीमेंट था, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट था, वो अब छोड़ दिया। अब भैया इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान चलिए कि कंट्री है, ठीक है? एक नेशन की तरह हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया। अब नेशन को ही, अपने नेशन को ही सबसे बेस्ट मान लेना क्या चीज़ होती है? अपने ही देश को बहुत अच्छा मान लेना इम्पीरियलिज़्म हो जाता है। यानी कि अब भैया जो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, नेशन बन रहे थे, वो दूसरों के फ्री करने के चक्कर में थे कि हाँ, इनको भी फ्री कर दो, उनको भी फ्री कर दें। जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी कि हम बहुत अच्छे हैं
और सामने वाला बहुत गरीब है, कमज़ोर है, तो उसके ऊपर क्यों ना राज करते हैं। जैसे जस्ट लाइक ब्रिटेन, तो ब्रिटेन उस तक हम लोग बात करें आज़ाद हो चुका था और एक नेशन की तरह बन चुका था। पर हम लोग बात करें जो उसकी हरकतें थी, जैसे कि हम लोग बात करें कि अपने आप को सुपीरियर मानना, तो अब ये इम्पीरियलिज़्म के घोड़े पे बैठ चुका था वो, और जब इम्पीरियलिज़्म के घोड़े पे बैठा, तो अब हमारे इंडिया में आ गया फिर वो। तो इसमें क्या होता है कि कंट्री अपने आप को नेशन की तरह तो एस्टेब्लिश कर लेती है, पर दूसरे कंट्रीज़ को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जस्ट लाइक ब्रिटेन। तो अब उन्होंने क्या किया कि इंडिया को कॉलोनाइज़ कर लिया, इंडिया को लूटना स्टार्ट कर दिया, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो यही चीज़ क्या होती है, इम्पीरियलिज़्म होती है। आई थिंक जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे कि नेशनलिस्टिक ग्रुप्स बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। तो भैया जो नेशनलिस्टिक ग्रुप्स थे वो अब बहुत इंटॉलरेंट हो गए, यानी कि अब समझते ही नहीं थे, दूसरे सामने वाले को बहुत कमज़ोर समझते थे और हमेशा तैयार रहते थे कि युद्ध, आओ जाओ बेटा युद्ध लड़ लें। तो ये था द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेट द नेशनलिस्टिक एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप ऑफ फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्टिक एम्स। तो भैया अब इनके खुद के इम्पीरियलिस्टिक एम्स बन चुके थे। अब भैया इनके अंदर भाईचारा और बंधुत्ता की सीमाएँ खत्म हो चुकी थी। तो अगर आप लोग देखें कि 19th सेंचुरी में जितने भी आपको कॉलोनाइज़ेशन वाली कंट्रीज़ मिलेंगी, सब आपको यूरोपियन मिलेंगी, एक से बढ़ के एक यूरोपियन। तो एक तरीके से आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि भैया हम पे राज किया गया, हमें हमें गुलाम बनाया गया, तो क्यों बनाया गया? तो आपको कारण कुछ यहीं से दिखते हुए दिख जाएँगे कि भैया जब नेशनलिज़्म इम्पीरियलिज़्म में चेंज हो जाता है, तो फिर कितना घातक होता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें चाइना हो, चाहे फ्रांस हो, इंडिया के ऊपर ही कितनी कंट्रीज़ ने कितना अटैक नहीं किया या कितने रूल नहीं किया, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे पुर्तगालीज़ हों, या फिर हम लोग बात करें ब्रिटिश हो, चाहे जो भी यूरोपियन पावर्स रही हों, पूरे एशिया के ऊपर रूल किया या दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के ऊपर रूल किया, तो उन्होंने क्यों किया? भैया डोमिनेशन दिखा रहे थे कि हाँ, हम तैयार हैं युद्ध के लिए, आओ लड़ो हमसे। तो ये सारा के सारा सीन चल रहा था वहाँ पे, पूरे यूरोप भर में, होड़ मची पड़ी थी। इसको समझना है तो फिर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं बाल्कन रीजन का। तो बाल्कन हम लोग बात करें एक रीजन है और हम लोग बात करें यहीं से हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 की तार जोड़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि बाल्कन रीजन कहाँ पे है, तो ये जो आपको ज्योग्राफिकल एरिया दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बाल्कन रीजन है। तो रीजन ज्योग्राफिकल और एथिकनिकल वेरिएशन है, यहाँ पे हम लोग बात करें मॉडर्न डे पे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। तो ये हमें जो इतने कंट्रीज़ दिखती हैं, तो इस पूरे रीजन को बाल्कन रीजन बोला जाता है। और यहाँ पे हम लोग बात करें स्लैव्स रहते थे, कौन रहते थे? स्लैव्स रहते थे। और जो बाल्कन एरिया था, अब भैया मोस्ट सीरियस सोर्स बन गया नेशनलिस्टिक टेंशन का। यहाँ पे स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, फिर भी बता दे रहा, NATIONALISTS होती है। तो यहाँ पे नेशनलिस्टिक टेंशन बनने लगी 1871 के बाद। कैसे बनी इसको समझते हैं हम लोग अब। तो वो हमें पता था कि यहाँ पे पहले रूल चला था किसका? ओटोमन एम्पायर का। तो भैया जब धीमे-धीमे यहाँ पे ओटोमन एम्पायर का जब हम लोग बात करें पतन होने लगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगा किसका? ओटोमन एम्पायर का। यानी कि अब ये जो ओटोमन एम्पायर था अब धीमे-धीमे कमज़ोर होने लगा। तो अब धीमे-धीमे जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी पूरे के पूरे यूरोप में, जब इस बाल्कन रीजन में, और इसमें क्या हुआ कि रोमांटिक नेशनलिज़्म की फीलिंग भी फैल रही थी। तो अब जो बाल्कन रीजन था, अब भैया इन लोगों में फ्यूल भर गया। क्या फ्यूल भर गया? कि ओटोमन एम्पायर तो जा ही रहा है, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट क्यों ना कर लिया जाए? क्योंकि अब रोमांटिक नेशनलिज़्म तो जग ही रहा है कि भैया हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट, हमारा कल्चर, हमारा कल्चर। तो इसको लेकर जो ओटोमन एम्पायर था वो तो डिक्रीज़ हो ही रहा था। तो भैया जैसे ही मौका मिलता है लड़के बड़े होते हैं और जैसे ही घरवालों का हाथ पैर कम होता है, हट फरार हो गए, जे दारू पीनी हो तो शराब पीनी हो तो ये सब करने लगते हैं। तो फिर कंट्रीज़ के बारे में नहीं कह रहा, एग्ज़ाम्पल दे रहा था बस केवल। तो ये सब होने लगा। तो वन बाय वन यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो बाद में ये जो जो हम लोग बात करें छोटे-छोटे इलाके थे ये, जैसे कि रोमानिया हुआ, बल्गेरिया हुआ, तो ये सब क्या करने लगे? अपने आप को फ्री करने लगे, इंडिपेंडेंट करने लगे। बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव they were had once been independent, but they subsequently by subjugated,
सबजुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। तो अब ये लोग क्या करने लगे, क्लेम्स करने लगे, बाल्कन बेस्ड पीपल, तो ये कहने लगे कि भैया हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स हैं। हम लोगों को ये लोग अपनी हिस्ट्री को दिखाने लगे कि हाँ देखो हम लोग कभी इतिहास में इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, हमें फॉरेन पावर्स ने दबा लिया, इस वजह से हम लोग के कंट्रोल में आ गए, तो हमें अब इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग बात करें, जो ओटोमन एम्पायर पूरे इलाके के अंदर स्प्रेड हो गया था, अब उसका डी-इंटीग्रेशन हो रहा था, और ये छोटी-छोटी कंट्रीज़ आपस में क्या कर रही थी, लड़ रही थी। और यही कारण बनेगा किसका, वर्ल्ड वॉर का। कैसे बनेगा और वो भी समझते हैं। Hence the rebellious nationalities in the Balkan region through thought of their struggles as attempt to win back long lost independence। तो अब यहाँ पे रेबेलियस नेशनलिटीज होने लगी, मतलब लड़ने लगे आपस के रीजन के अंदर। और इससे क्या हुआ कि जब घर में छोटे बच्चे लड़ रहे होते हैं तब तक ठीक है, मैं भी जानता हूँ 1-2 लोगों को, उनके घर के बच्चे लड़ते हैं तब ठीक है। पर जब उनके बीच में उनकी मम्मी-पापा बीच में घुस जाते हैं तो भैया वहीं पे बहुत भयंकर विवाद होता है, बहुत भयंकर। तो यहाँ पे स्लाविक नेशनैलिटीज़ का मतलब ये है कि जो रीजन में उस रीजन में बाल्कन रीजन में जो-जो लोग रहते थे, जो-जो कंट्रीज़ थी, तो उनका नेशनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये लोग मतलब अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे थे। बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो भैया अब अपने आप को एक्सपेंड भी तो करना था भैया, कि अब नेशनैलिटी तो बन गई है, अब अपने आप को एक्सपेंड भी तो करना है। बाल्कन स्टेट वर फ्यूजली जेलस ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे से जलने लगे और होप करने लगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटोरियल गेन हो जाए और हम लोग एक्सपेंड करें अपने आप को। पर प्रॉब्लम तब तक तो नहीं थी जब तक घर के छोटे बच्चे लड़ते हैं। छोटे बच्चों की तो आती होती लड़ने की, पर जब बड़े उसमें घुस जाते हैं तो फिर तबाही होती है। तो बाल्कन रीजन तो फिर हम लोग बात करें, ठीक ही ठीक था, पर उसके साथ बिग पावर राइवलरी आने लगी, यानी कि जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ थी, बड़े-बड़े एम्पायर्स थे, जब वो इसमें उतरने लगे, तो फिर चीज़ें बहुत खराब हुईं। जैसे कि हम लोग बात करें रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी, तो भैया ये लोग अब पावर्स के लिए लड़ने लगे, बाल्कन एरिया के अंदर अपना टेरिटरी एक्सपेंड करने के लिए लगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, किसी ड्यूक को मार दिया तो गोली, तब हम लोग बात करें फर्स्ट वॉर की स्टार्टिंग हुई थी। तो फिर यही हम लोग बात करें लीड ऑफ सीरीज़ की, तार यहीं से जुड़ते हुए हमें दिख जाएँगे कि कैसे-कैसे वहाँ पे जो बाल्कन रीजन था, वहाँ पे जब इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, तो जब इसमें धीमे-धीमे जो बड़ी पावर्स थी, उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, तो धीमे-धीमे क्या हुआ, दिस लीड टू सीरीज़ ऑफ वॉर इन रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई थी। अगर जी छुटपुटिया कंट्री या जो छोटी-मोटी कंट्री थी, या फिर जो आपस में कंट्रीज़ नहीं लड़ती और अपने जो मिल गया उतने में खुश रहती, तो फिर आगे चल के जो जो टेरिटरी एक्सपेंड करने का जो गोल थे उनके, तो अगर इसको ना बढ़ाती तो फिर प्रॉब्लम ना बढ़ती, और ना ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आती, ना ही लाखों करोड़ लोग मारे जाते। ज़्यादा इमोशनल हो गया मैं तो। तो गाइस, अब हम लोगों ने जब नेशनलिज़्म के बारे में इतनी सब बातें कर ही ली हैं, तो जब नेशनलिज़्म क्या हो जाता है, इम्पीरियलिज़्म बन गया, धीमे-धीमे अलाइन कर गया इम्पीरियलिज़्म के साथ धीमे-धीमे। तो फिर यूरोप के अंदर हमने 1940s में क्या देखा, डिज़ास्टर देखा, इन इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1940 में स्टार्ट हो गई थी। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेशनलिज़्म कोई काम का नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। Many countries in the world which had been colonized by European power in the 19th century began oppose imperial domination। तो बहुत सारी कंट्री जो थी, जो कि वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज थी, जो कि कॉलोनाइज थी, किसके द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा, न, तो उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया इंपीरियल डोमिनेशन का, जस्ट लाइक इंडिया। तो इंडिया के अंदर हम लोग बात करें कि अंग्रेज आए और उन्होंने अपना इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी दिखाई इंडिया के अंदर और रूल करने लगे इंडिया के ऊपर। तो वो ऐसा इंडिया को एज़ अ नेशन और नेशनलिज़्म थोड़ी ना जगाने के लिए आए थे, वो तो लूट रहे थे इंडिया को, क्योंकि भैया वो अपने नेशन को बहुत अच्छा मानते थे। तो ये सीन था, ठीक है? तो एंटी नेशनल मूवमेंट हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि इससे क्या हुआ कि इंडिया के अंदर एंटी इम्पीरियल मूवमेंट चलाया गया कि इनको हटाओ यहाँ से। तो इसको हटाने के चक्कर में ही हमारे यहाँ पे नेशनलिज़्म डेवलप हो गया। तो यही होता है कि एंटी नेशनलिज़्म मूवमेंट जो चलाए जाते हैं, इससे भी नेशनल डेवलप हो जाता है। In the sense that they are a struggle to form independent nation state and were inspired by sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism। तो भैया जब मतलब एक सेंस ऐसा निकलता है कि हम सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, कैसे कैसे अंग्रेजों को भगाने में
में पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा नहीं था कि जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट थे इंडिया के अंदर भी, तो वो केवल केवल जो बड़े-बड़े लीडर्स थे उन्होंने ही चलाए थे। आम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस भी आ गया कि हाँ, हम लोगों ने अब सब लोगों ने मिलके साथ में अपने देश को आज़ाद कराया, तो ये सारा का सारा देश हमारा है। द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गनाइज्ड इंटू नेशन स्टेट कम टू बी एक्सेप्टेड एज़ अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो बस यही है और कुछ नहीं है। इसी के साथ अपना जो चैप्टर है, वो खत्म हो जाता है और उम्मीद है कि आपको ये च समझाया हुआ चैप्टर अच्छा लगा हो और जो भी आपको जो आपके ओपिनियंस हों, तो आप ज़ाहिर कर सकते हैं और बाकी अगर कुछ भी डाउट्स लगे चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बाकी जो लास्ट में मैंने यहाँ पे ये पीडीएफ के थ्रू समझाया है, वो इसलिए समझाया है क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना इमेजेस के थ्रू समझाया जाए, इसलिए फिर मैंने ये सारा सीन डाल दिया, वरना फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा था। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आशा करता हूँ कि आपका जो बोर्ड्स हैं, तो उनमें आप अच्छे मार्क्स गेन करें। अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू गाइस।